अक्सर जब मैं अपने बड़े बूढ़ों से मिलता हूँ, जब अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि जो हमारा समाजशास्त्र है या फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन अनजाने में ही, या फिर यह हमारी परंपराओं का कमाल है कि हमारे बड़े बूढ़े उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझा देते हैं। मेरी बड़ी मम्मी अक्सर कहती है कि कभी भी एक पीढ़ी अपने नाम को, अपने रुतबे को, अपनी संपत्ति को बनाने में खर्च कर देती है अपने पूरे जीवन को। आने वाली दूसरी पीढ़ी उस संपत्ति को और उस सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी उस धन को या फिर उस संपत्ति को पूरी तरह बर्बाद करके रख देती है। यानी कि एक पीढ़ी कमाती है, दूसरी पीढ़ी बनाती है और तीसरी पीढ़ी उजाड़ देती है। यहाँ पर इतिहास का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है। इतिहास में हमेशा ये पढ़ने को मिलता है कि इतिहास का मतलब है कि हम इतिहास की घटनाओं को समझें और ये सबक लें कि आगे भविष्य में ये चीज़ें नहीं दोहराई जाएगी और हम ऐसी गलतियों से बच जाएंगे। लेकिन हीगल की जब बात मैं पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हीगल इसके उलट बात करते हैं और बहुत ही कमाल की बात करते हैं। हीगल कहते हैं कि इतिहास से मनुष्य सबसे बड़ी सबक यही लेता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। और ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध के बाद लोगों ने समझा कि अब शांति होगी, तो उसके बाद भी हम आज भी देखते हैं कि रूस यूक्रेन जैसे देश आपस में लड़ रहे हैं, इजराइल फ़लस्तीन जैसे देश आपस में लड़ रहे हैं। और इसके बाद में भी विश्व दो बड़ी महाशक्तियों के टकराव को देखने वाला है, जहाँ पर रूस अपने जो विस्तार है या फिर अपनी छवि को कमज़ोर कर रहा है, वहीं चाइना अब ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। अब जो रूस और अमेरिका का टकराव था, अब वो अमेरिका और रूस का टकराव बनने वाला है। भारत और पाकिस्तान का टकराव अब भारत और चाइना का टकराव बनने वाला है। तो ये बात सचमुच है कि हम अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखते। और ये बात मैं इतना लंबा प्रवचन आपको क्यों दिया, क्योंकि मराठों के ऊपर भी यही बैठता है। इन्हें अपनी गलतियों से सीखना था, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों से बिल्कुल भी नहीं सीखा। मराठे छापामार युद्ध प्रणाली में कितने ज़्यादा कुशल थे। अगर ये पानीपत के तीसरे युद्ध में छापामार प्रणाली को अपनाते तो मराठे अहमद शाह अब्दाली की सेना के पूरी तरह से नामो निशान मिटा देते और भारत पर फिर से एक भारतीय साम्राज्य की स्थापना होती, वो था मराठा साम्राज्य। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी मौत आ जाती है उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। मराठों के साथ भी कुछ ऐसा ही होना था। 1627 में जन्मे महाराज छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 1674 में उन्होंने राज्याभिषेक किया। अपनी मृत्यु 1680 तक उन्होंने इतने विशाल मराठा साम्राज्य को जन्म दे दिया था कि जिसका टक्कर लेना अंग्रेज़ों की कुवत तो छोड़िए, मुगलों के लिए भी एक भय का कारण था। उसके बाद में जो पेशवा रहे, बालाजी विश्वनाथ हो या फिर बाजीराव प्रथम हो, इन्होंने इस साम्राज्य को इतना विस्तार दिया कि इसके आने वाले समय तक ऐसा माने जाने लगा कि अब मुगलों की जगह मराठे लेने वाले हैं और अब अंग्रेज हो सकता है कि भारत से निकलकर उन्हें भागना पड़े या फिर वे एक व्यापारी के रूप में ही भारत में रहे। लेकिन कुछ गलतियां यहाँ पर मराठों से हुई, जिन्होंने उनके पतन को, उनके विनाश को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं मराठों का पतन कैसे हुआ और उसके कारण क्या क्या हैं। आप सभी का एक बार फिर इस चैनल में स्वागत है और वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। अंग्रेजों ने भारत का शासन मुगलों से प्राप्त नहीं किया था, अपितु मराठों से प्राप्त किया था। क्योंकि औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात, जब औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई और फिर जो पहला शासक बनता है बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद से बहादुर शाह द्वितीय जफर तक के जितने भी शासक रहे वे बिल्कुल पूरी तरह से अयोग्य रहे। किसी को रंगीला कहा गया तो किसी को छलिया कहा गया, किसी को मूर्ख शासक कहा गया। तो इस तरह के मुगल शासक हमें देखने को मिले जो कि पूरी तरह से अयोग्य और कमज़ोर साबित हुए। जहाँ पर शाह आलम द्वितीय के समय 1739 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, वहीं पर
शाह आलम के समय पर हुआ था। वहीं पर शाह आलम द्वितीय के समय हमें पानीपत का तृतीय युद्ध देखने को मिलता है। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो इस तरह से मुगल पूरी तरह से टूट गए थे। अब मराठों के ऊपर था कि वे अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे, अब वे उन्हें पहले पायदान पर आना था। जब अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांसीसियों से संघर्ष कर रहे थे, तब बंगाल के नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने में उस समय पर भारत का भाग्य विधाता मराठा ही थे। राजस्थान, अवध, मालवा, बुंदेलखंड, कर्नाटक, मैसूर आदि के शासक उन्हें कर दे रहे थे और गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र आदि उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। इस प्रकार भारत में मराठों की शक्ति सर्वश्रेष्ठ थी और यह महान मराठा शक्ति अंग्रेजों के प्रथम प्रहार से ही धराशायी हो गई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में मराठा शक्ति की दुर्बलताएं हमें देखने को मिलती है। बेलेजेली के समय में मराठा पूरी तरह से टूट जाते हैं और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में मराठा शक्ति अंग्रेजों के साम्राज्य में विलीन हो जाती है। और यहाँ पर जो अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय, उन्हें बिठूर भेज दिया जाता है कानपुर। उनकी आंतरिक तथा विदेश नीति पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। पेशवा का पद और राज्य समाप्त हो गया। इस प्रकार संपूर्ण भारत को आतंकित करने वाले मराठे अंग्रेजों के गुलाम बन गए। मराठों के विनाश तथा पराजय के मुख्य कारण क्या थे वो हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मराठे कैसे बने। महाराष्ट्र की जो भूमि है वो इस तरह से है कि वहाँ पर सभी को काम करना होता है। यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो सभी को काम करने के चलते वहाँ पर समाज में सभी की समानता है। धर्म, जाति या फिर ऊंच नीच का भेदभाव कम था, जिसके चलते सभी का विकास एक साथ हुआ। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर भी वो रूढ़िवादी विचार, वो ब्राह्मणवाद या फिर ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ता गया, जिसके चलते इन्होंने असमानता का भाव पैदा किया। पहले ऐसा होता था कि जैसे शिवाजी थे तो वे भले ही किले में रहते थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन एक सामान्य व्यक्ति की तरह था। वे अपने आप को राजा की तरह नहीं रखते थे, वे अपने आप को ज़्यादा भोग विलास में नहीं रखते थे। लेकिन जैसे ही इनका साम्राज्य बढ़ता गया तो इनके जो छोटे छोटे सरदार थे, जो इनके सामंत थे, वो अपने आप को महाराजा समझने लगे और अपने जीवन को बहुत भोग विलासी बना दिया। अपने लिए ज़्यादा धन खर्च करने के चक्कर में उन्होंने उन्हीं मराठा साम्राज्य की जनता पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जिनके दम पर वे शासन कर रहे थे। तो जिसके चलते इन पर एकता का अभाव हमें देखने को मिलता है और असमानता का अभाव हमें देखने को मिलता है। मराठों में एकता का अभाव था। मराठा राज्य एक संघ था। इस संघ राज्य में प्रत्येक शक्तिशाली सरदार स्वतंत्र रीति नीति में कार्य करता था। नाम मात्र की एकता भी पेशवा माधवराव की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई थी। इसके बाद में पेशवा निर्बल हो गए थे और उनकी अब कोई बात नहीं सुनता था। सिंधिया, होलकर, भोसले तथा गायकवाड़ आदि सरदार स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे थे। वे अपने स्वार्थों के लिए परस्पर संघर्षरत थे, क्योंकि हम देखते हैं कि सिंधिया और होलकर एक दूसरे के शत्रु थे और एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जिसके चलते जब पांचों उंगली आपस में ही टकरा जाती है तो नुकसान शरीर को ही होता है, नुकसान हाथ को ही होता है। इसी तरह मराठों की जब सरदार आपस में टकराने लगे तो इसका नुकसान मराठा साम्राज्य को भुगतना पड़ा। पारस्परिक संघर्ष को देखिए। मराठों में पारस्परिक संघर्ष, एकता का अभाव था। मराठा राज्य एक सुसंगठित राज्य न बन सका। अपने नागरिकों की शिक्षा, भौतिक उन्नति, विकास तथा सुरक्षा का उत्तरदायित्व मराठों ने कभी भी ग्रहण नहीं किया। मराठों का लक्ष्य केवल धन लूटना था। इस प्रकार का राज्य नागरिकों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता था। यानी कि यहाँ मराठा जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पेशवा कौन है, यहाँ राजा कौन है, क्योंकि राजा या पेशवा उनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। हम ये देखते हैं कि जब हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी और सूरवंश केवल 15 वर्षों के लिए शासन करता है, तो उतने ही समय में हम ये देखते हैं कि 15 से 20 साल में ही ये दिल्ली में इतना विकास करते हैं और फिर दिल्ली में इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता है। अगर शेरशाह सूरी के पास 20-30 साल और मिल जाते जीने के लिए या फिर शासन के लिए, तो हो सकता था कि शेरशाह सूरी भारत के सबसे महान शासक
हो सकते थे। यानी कि इतने छोटे समय में भी उन्होंने जनता के नैतिक उन्नति और भौतिक विकास के लिए काम करना सही समझा। लेकिन यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर 100 साल लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1642 में उनकी पहली विजय होती है शिवाजी की, और लगभग 1818 में मराठा साम्राज्य का डिक्लाइन होता है पूरी तरह से। तो 1600 और 1700, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 150 से 200 साल के बीच में शासन होने के बावजूद भी मराठों ने अपनी प्रजा के लिए उतना बेहतर काम नहीं किया जितना उन्हें करना चाहिए था, जिसके चलते उन्होंने अपने पारस्परिक संघर्ष में न केवल अपने सरदारों का विश्वास खोया, न केवल अपनी एकता को खोया, बल्कि आम जनता, आम नागरिकों का विश्वास भी यहाँ पर मराठे खो चुके थे। अब इसके बाद में देखिए आंतरिक दुर्बलताएं। मराठों की दुर्बलताएं 19वीं सदी में स्पष्ट हो गई थी। 19वीं सदी से मतलब है जो 1800 वाले सन हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात चल रही है, जब उन्हें संगठित यूरोपीय जाति से संघर्ष करना पड़ा। जिस समय मराठों को अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा, मराठे अपने जातीय गुणों को भूल चुके थे। जातीय गुणों से मतलब है मराठे जिन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मराठे के जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज, वे अपने आप को इतने उदार और अपने आप को इतना सादगी भरा रखते थे कि आम व्यक्ति को देखकर भी लगता था कि हाँ, ये हम में से ही एक है। लेकिन यहाँ पर मराठे समानता, सादगी, कर्मठता, संयम और कठोर जीवन आदि से वे भूल चुके थे, और मुगलों के विरुद्ध जिनके चलते उन्होंने सफलता पाई थी और जिनके चलते वे महान बने थे, उन सभी गुणों को अब वे त्याग चुके थे। अब सामंत प्रथा, ऊंच नीच की भावना, उनकी सामाजिक एकता का ह्रास हो गया था। वे अपने आदर्शों से दूर हो गए थे। लूटमार तथा उत्तर भारत की संपत्ति ने उन्हें भोग विलास प्रिय बना दिया था। उनके प्रमुख नेताओं का नैतिक पतन हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर मराठों का पतन होना स्वाभाविक था। किसी भी इंसान का अगर नैतिक पतन हो जाता है तो उसका पतन स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए अपनी नैतिकता और अपने कैरेक्टर को एक अच्छी तरह से बनाए रखना न केवल एक साम्राज्य के लिए ज़रूरी होता है, बल्कि एक इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बात हम इतिहास में यहाँ पर मराठा के पतन से हमारे जीवन में अमल कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अकुशल नेतृत्व। 18वीं सदी के अंत तक सभी कुशल मराठा सरदारों की मृत्यु हो गई थी। महादजी सिंधिया 1794 ईस्वी में, अहिल्याबाई होलकर 1795 ईस्वी में, पेशवा सवाई माधवराव 1795, तुकोजी राव होलकर 1797 और नाना फडणवीस की मृत्यु भी 1800 में हो चुकी थी। ये सभी सरदार जो थे या फिर जो यहाँ पर शासक थे, ये सभी इतने योग्य थे कि इनके दम पर मराठा साम्राज्य की थोड़ी बहुत शक्ति बची हुई थी। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद अब पूरी तरह से उंगलियां या फिर साम्राज्य इस तरह से बिखर गया था, जिसके चलते मराठों का पतन होना स्वाभाविक था। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनके पास में दिमाग कम था और जिनके पास में योजनाएं बनानी इन्हें आती नहीं थी। दूसरे ये थे स्वार्थी दौलतराव सिंधिया, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जसवंत राव होलकर जैसे सिंधिया या फिर जसवंत राव होलकर, ये सभी आपस में लड़कर अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे। और दूसरी तरफ जब हम कहते हैं ना कि एक धड़ा अगर मजबूत है तो दूसरा धड़ा कमज़ोर अगर हो तो मजबूत धड़ा उस पर हमला ज़रूर करता है। ऐसा होता है अक्सर। जैसे कि जब पाकिस्तान को लगा कि भारत अब कमज़ोर है तो उसने भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये भारत की ताकत थी कि भारत मजबूत था और हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया है। इसी तरह 1800 से पहले क्या था कि जो शिवाजी या फिर मराठा साम्राज्य के जितने भी सेनापति थे या फिर पेशवा थे या फिर जितने भी अधिकारी थे, वो पूरी तरह से योग्य थे। इसलिए जब भी अंग्रेज़ों का आक्रमण होता था तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य भारी पड़ता था। लेकिन यहाँ पर दौलतराव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय या फिर जसवंतराव होलकर जैसे अयोग्य व्यक्तियों के चलते यहाँ पर मराठा साम्राज्य कमज़ोर था। और दूसरी तरफ इत्तेफाक से यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ बहुत महत्वाकांक्षी और योग्य सेनापति आ चुके थे, जैसे एल्फिंगस्टन मालकम, आर्थर बैलेजली जो कि गवर्नर जनरल भी बनते हैं आगे जाकर, जनरल लेक, लॉर्ड बैलेजली और यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे
यहाँ पर हमें योग्य लोग देखने को मिलते हैं जो कि न केवल सैनिक मामलों में मराठों से अच्छे थे बल्कि राजनीतिक कुशलता या फिर इनकी बुद्धि भी मराठों से बहुत ज़्यादा बेहतर थी, जिसके चलते ये मराठों को षड्यंत्र करके या फिर युद्ध करके हर तरह से मराठों को पराजित करने में ये सफल होते हैं। इसके बाद में देखिए दुर्बल सैन्य व्यवस्था। यूरोपीय सैन्य प्रणाली अपनाने के कारण मराठों को विभिन्न जातियों के सैनिक भर्ती करने पड़े, जिससे उनकी सेना का राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र की जो सेना थी वो आम जनता, आम लोगों से बनी हुई थी, लेकिन अब ये यूरोपीय सैन्य प्रणालियों को अपनाने लगे थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है तो हमें यूरोपीय ढंग से लड़ना होगा। लेकिन अगर ये अपनी पारंपरिक छापामार प्रणाली से लड़ते तो शायद ये और बेहतर कर पाते, लेकिन इन्होंने गुरिल्ला प्रणाली, जिसे छापामार प्रणाली कहते हैं, इस प्रणाली में होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये दुश्मन सेना खड़ी है और यहाँ पर ये सेना खड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये दुश्मन सेना ने आक्रमण करना शुरू की तो यहाँ पर से जो मराठा सेना ये वाली है तो ये इधर से तो आक्रमण करेगी, इधर छिपे हुए इनके सैनिक, इधर छिपे हुए इनके सैनिक, आसपास जितने भी जंगलों में छिपे हुए सैनिक है वो सब आक्रमण कर देंगे और ये सेना पूरी तरह से पैक हो जाएगी और बहुत आसानी से इस सेना का पतन हो जाएगा। यानी कि अचानक चारों तरफ से अपने दुश्मन पर आक्रमण कर देना छापामार या फिर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली कहलाती है, क्योंकि गोरिल्ला भी अचानक कहीं से भी आक्रमण कर देता है, ये हम जानते हैं। दोस्तों, इसके चलते दुर्बल सैन्य व्यवस्था ने भी इन्हें पतन की ओर भेज दिया। घुड़सवार इनके उतने बेहतर नहीं थे और जो भी इनके सहयोगी थे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। अगला बिंदु आता है आर्थिक दशा। एक विस्तृत साम्राज्य के पश्चात भी मराठों ने कृषि, उद्योग तथा व्यापार की प्रगति के लिए कोई कार्य नहीं किया, जबकि हर साम्राज्य का कार्य रहता है कि वो अपनी आय के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करे। यहाँ पर इनका क्या था कि हमें भैया धन लूटना है, हमें मैसूर पर आक्रमण करना है, हमें सूरत पर आक्रमण करना है, हमें बंगाल पर आक्रमण करने जाना है और उधर से इतना इतना धन लूट कर लाना है। इनके राज्य में कुछ रहे, इनके राज्य में भुखमरी आए या फिर लोगों का नैतिक पतन हो, इनसे इन्हें कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण इनका पूरी तरह से सर्वनाश होना सुनिश्चित था। जबकि हम ये देखते हैं कि पेशवा विश्वनाथ हो या बाजीराव प्रथम हो या फिर साहूजी महाराज हो, राजा राम हो, संभाजी हो, शिवाजी हो, इनके शासनकाल में क्या होता था जब हम पढ़ेंगे कि ये पूरी तरह से ये ध्यान देते थे कि जनता का विकास हो रहा है या नहीं, या फिर चौथ सरदेशमुखी की जो रेट है या फिर जो उनका परसेंटेज है वो ज़्यादा तो नहीं है, लोगों के ऊपर अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर के जो शासक थे वो केवल अपना उल्लू टेढ़ा करने को देखते थे, अपने हितों को साधने को देखते थे, जिसके चलते इनका पतन होना स्वाभाविक था। यहाँ पर सामंत और पेशवा या फिर जो राजा थे वो तो संपन्न थे, लेकिन यहाँ पर जो जनता थी वो संपन्न नहीं थी, जिसके चलते इनकी लूटपाट ने इनके विरोधियों को इनके सामने खड़ा करने का काम किया। अंग्रेज़ों की कूटनीति तथा गुप्तचर व्यवस्था का श्रेष्ठ होना। अंग्रेज अपनी कूटनीति से संपूर्ण भारत के राज्यों को एक एक करके पराजित करते रहे थे। मराठों में इस प्रकार की श्रेष्ठ कूटनीति का अभाव रहा। मराठे ना तो मुस्लिम राज्यों को अपना पक्ष में कर सके और ना राजपूत सहयोग कर सके, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो सम राज्य थे, जैसे कि एक हिंदू राज्य था, यहाँ पर ना केवल धर्म की बात हो रही बल्कि यहाँ पर आप जोग्राफिकली या फिर पॉलिटिकली ये सोचिए कि एक राज्य है जो कि एक हिंदू राज्य है, एक राष्ट्रीय राज्य है, अब वो अपने ही पड़ोसियों के साथ में दुश्मनी मोल लेने पर खड़ा हुआ है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए भारत बार बार श्रीलंका पर टेररिस्ट अटैक करवाता है। भारत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन्हें परेशान करता है और फिर एक समय पर भारत पर चीन का आक्रमण होता है, तो क्या ये पड़ोसी राज्य भारत का समर्थन करेंगे? नहीं, या तो ये न्यूट्रल रहेंगे या फिर चीन का साथ दे देंगे। यही हुआ मराठों के साथ में। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य जिनके साथ में ये अच्छा संबंध बनाकर अंग्रेज़ों के साथ में हरस
सकते थे अंग्रेज़ों को, तो इन्होंने पहले ही पड़ोसी राज्यों को लूटा था और उन पर अत्याचार किए थे, जिसके चलते जितने भी बार इन पर आक्रमण हुए तो इनके पड़ोसी राज्य इनके साथ में नहीं थे, जिसके चलते अपने साम्राज्यों से मित्रता न होने के चलते मराठियों का भी पतन होना स्वाभाविक था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा मराठों का पतन। देखिए, कभी भी आप ये सोचिएगा, जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आता है, तो शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत के 15 मिनट तो हमारे होश उड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर धीरे धीरे हमारा दिमाग खुलता है और फिर हमें पता लगता है कि हाँ यार, इतने दिन से तो मैं मतलब खाली नहीं बैठा था, मैंने कुछ तो पढ़ा था। फिर हमें चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती है। इसलिए एग्ज़ाम हॉल में अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने की, ज़्यादा सोचिए मत, बहुत आराम से चीज़ों को देखिए, कवर कीजिए, उनके बारे में सोचिए। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य के पतन के क्या कारण हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि पॉइंट क्या हो सकते हैं मराठा साम्राज्य के पतन के कारण, तो अपने दिमाग से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सोचिए कि एक साम्राज्य है, वो साम्राज्य क्यों पतन होगा। तो स्वाभाविक है कि उसके पास में पैसा नहीं होगा राज्य चलाने के लिए, इसलिए वो पतन होगा। उसके पास में अच्छी सेना नहीं होगी, इसलिए उसका पतन हो सकता है। उसके पास में अच्छा नेता नहीं होगा, अच्छा राजा नहीं होगा, इसलिए उसका पतन हो सकता है। और साथ ही उसके पास में अच्छे हथियार नहीं होंगे, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होगी, जनता का उसके साथ में समर्थन नहीं होगा, उसके पड़ोसी शत्रु उससे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। तो थोड़ी चीज़ें अगर आप दिमाग से भी सोचेंगे तो इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन आप एमए लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट भी अच्छे से ब्लैक पेन से अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर में लिखना है, ताकि आपका उत्तर बेहतर हो सके। तो यहाँ पर वीडियो के अंत में बस इतना ही। अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हर समय, हर दिन रात में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके या फिर साइड में रख दीजिए। बस थोड़ी देर टहलिए, खुद से बातें कीजिए। पूछिए खुद से, क्या तुम खुश हो? क्या मैं खुश हूँ? मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ? मैंने आज क्या अच्छा किया? मैंने आज क्या बुरा किया? खुद की समस्याओं को जानिए। जब आप खुद की समस्याओं को जानेंगे तो सॉल्यूशंस खुद ब खुद निकल कर आएंगे। लेकिन अगर आप दूसरों से राय लेंगे तो भले ही वो कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वो उसके नज़रिए से राय देगा, आपके नज़रिए से नहीं। इसलिए कई बार राय आपके खिलाफ भी जा सकती है। इसीलिए दूसरों से सलाह लेने से पहले खुद के मन में विचार करके खुद से सलाह लेना सीखिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।